तो कहानी की शुरुआत में हमें हीरोज पार्टी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ये सभी एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि एक एडवेंचरिंग पार्टी में काफी सारे रोल्स होते हैं, जैसे अटैकर, हीलर और मैं रूड एक टैंक हूँ जो सभी को हमलों से बचाता है। और ये है कहानी कि मैं किस तरीके से एक प्रोटोगोनिस्ट बना। अब इसी तरीके से ये इस बड़े मॉन्स्टर को हरा देते हैं और इसके बाद हम रूड को देखते हैं जो सोच रहा था कि जब वो अपनी बहन से मिलेगा तो उसकी बहन उसे गले से लगा लेगी, और वो ये सब सोचते वक्त काफी ज्यादा खुश था। तभी एक लड़की उसे उसके सपनों से जगा देती है और बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर सभी के सामने इस तरीके से अजीब से चेहरे बनाना बंद करोगे। अब उसके बाद निन बोलती है कि क्या तुम फिर से अपनी छोटी बहन के बारे में सोच रहे थे। हाँ, रूड बताता है हाँ। उसकी बात सुनकर निन बोलती है कि सच में तुम अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें हमेशा ही वो सब नहीं सोचते रहना चाहिए, तुम्हें कुछ और चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए। रूड पूछता है जैसे। निन बोलती है जैसे रोमांस, और वो ये बोलते हुए शर्मा रही थी, जिस पर रूड बोलता है लेकिन मैनीसिया से ज्यादा क्यूट तो कोई है ही नहीं। जिस पर निन गुस्से में बोलती है कि मैं यहाँ पर सीरियस बात कर रही हूँ। रूड बोलता है कि मैं भी सीरियस हूँ, मेरी बहन को एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, इसी वजह से मैं उस सीक्रेट ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी एक विश को पूरा कर सकता है, लेकिन कल मैंने जिस तरीके से काम किया है मुझे तो ये नामुमकिन लगता है। सो तभी निन बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुमने हमारे टैंक के रूप में बहुत बढ़िया काम किया, तुमने उस मॉन्स्टर के खतरनाक हमलों को झेला, तुम्हारी शील्ड और तुम कमाल के हो। जिस पर रूड बोलता है कि मेरी शील्ड की ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है और इसके अलावा मुझे काफी ज्यादा चोटें भी लगती हैं और उन चोटों को हमेशा तुम्हें हील करना पड़ता है, मुझे इसके लिए भी माफ कर देना। जिस पर निन बोलती है कि आखिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो, हम आज जहाँ भी हैं वो तुम्हारी वजह से हैं और इसके अलावा तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो और तुम्हारी एब्जॉर्ब शील्ड की वैल्यू 9999 है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट शील्ड पावर है। और भले से ही हमारी पार्टी में कोई नया पार्टी मेंबर क्यों ना आ जाए, तुम हमेशा हमारे लिए खास रहोगे। लेकिन तभी उस जगह पर शोर होने लगता है क्योंकि वहाँ पर आ चुका है हीरो, जिसकी उम्र तो बहुत कम है लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ये है महान हीरो काइग्लास। और यहाँ काइग्लास बोलता है कि रूड माफ करना, कहीं हमें आने में देर तो नहीं हुई। रूड बोलता है कि नहीं, तुम सही वक्त पर आए हो। और यहाँ पर निन लिलिया और लिली को भी गुड मॉर्निंग बोलती है। और अब इसके बाद काइग्लास उनके न्यू पार्टी मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराता है। हाँ, ये दोनों लड़कियाँ। सो तभी निन बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। हाँ, 11th रूल्स के हिसाब से एक पार्टी में सिर्फ 6 लोग हो सकते हैं। जिस पर काइग्लास बोलता है कि हम 6 ही हैं। रूड, आज से तुम हमारी पार्टी से बाहर हो। रूड पूछता है कि आखिर क्यों। काइग्लास बोलता है क्योंकि तुम एक यूजलेस टैंक हो, कल तुम अपनी शील्ड की काफी सारी ताकत खो चुके हो। सो तभी निन बोलती है कि ये दुश्मनों के हमलों को रोक रहा था और इसकी शील्ड के कमजोर होने की वजह कुछ और होगी। सो तभी काइग्लास बोलता है कि इसकी कुछ स्किल्स तो बिल्कुल बेकार हैं, जिनका कुछ यूज भी नहीं है। जिस पर निन बोलती है कि मैं मानती हूँ कि सभी स्किल्स अच्छी नहीं होती, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसकी शील्ड की कमजोर होने की असली वजह यही है। सो काइग्लास बोलता है लेकिन कल इसकी इसी कमजोरी की वजह से हम मारे जा सकते थे और ये वजह इसको बाहर निकालने के लिए काफी है। और इसके अलावा ये जो नए मेंबर्स हैं ये आज के टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर टैंक्स हैं, ना कि तुम्हारी तरह जिसकी ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ज्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए शॉर्ट में तुम्हें बता दूं कि तुम बाहर हो चुके हो। और यहाँ हम देखते हैं कि बेचारा रूड काफी ज्यादा उदास हो जाता है, इस वजह से नहीं कि काइग्लास उसे बाहर निकालना चाहता है, बल्कि इस वजह से कि निन के अलावा कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। इसी वजह से वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद रूड अब वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी काइग्लास उसे रोकते हुए बोलता है कि कल तुम्हारी वजह से हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, और वो उससे उसकी तलवार ले लेता है और बोलता है कि तुम एक इनकम्पिटेंट टैंक हो जो अपनी एब्जॉर्ब शील्ड को बस वेस्ट कर रहा है। अब इसके बाद काइग्लास वहाँ से जाने लगता है और यहाँ लिली बोलती है हमें पता है कि तुम कम्पिटेंट हो, वेल गुड लक। कितनी बेकार लड़कियां हैं, है ना। रूड इन सबको बचाता रहा और आखिर में टाटा बाय बाय। लेकिन निन ऐसी नहीं है। सो अब निन को देखकर रूड बोलता है कि माफ करना, तुमने मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट किया था लेकिन मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। निन रोते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है रूड, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रहे हो। सो तभी रूड निन से बोलता है कि मैंने तुम्हें उस टाउन के बारे में बताया है ना, जहाँ मैं अपनी बहन के साथ रहता था। निन बोलती है एवांसिया, है ना। रूड बोलता है कि मुझसे वहाँ मिलने जरूर आना, क्योंकि अब मैं वहाँ पर अपनी बहन के साथ रहने वाला हूँ। रूड बोलता है कि मुझसे वहाँ मिलने जरूर आना, क्योंकि अब मैं वहाँ पर अपनी बहन के साथ रहने वाला हूँ। सो हम किसी दिन फिर से मिल सकेंगे। निन बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें मिस करूंगी। रूड बोलता है कि मैं जानता हूँ, वैसे मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हम फिर मिल पाएंगे। अब इसके बाद हमें शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रूड को अकेला बैठा हुआ देखते हैं और वो काइग्लास की बातों को ही सोच रहा था कि कहीं काइग्लास सच तो नहीं बोल रहा था, मेरी स्किल्स मेरी शील्ड को कमजोर तो नहीं कर रही, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही तो एवांसिया नहीं जा सकता। लेकिन तभी वो कुछ दूसरे एडवेंचरर्स की बातें सुनता है और वो लोग कुरास जाने की बात कर रहे थे, लेकिन इस सफर में उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो लोग सिर्फ डी रैंक एडवेंचरिंग पार्टी हैं।
उनकी बात सुनकर रूट सोचता है कि उसका टाउन एवांसिया तो बीच रास्ते में आता है। इसी वजह से वो उनके पास जाकर बोलता है, क्या मैं तुम सभी को इस जॉब में ज्वाइन कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा। सो तभी ये लड़का रूट से उसकी रैंक पूछता है। रूट सोचता है कि मेरी रैंक तो असल में F रैंक है, आखिर मैं इन सभी से क्या कहूँ। लेकिन तभी ये लड़की बोलती है कि अरे अभी मुझे याद आया कि तुम तो हीरोज पार्टी में हो, है ना। और जैसे ही ये बात ये दोनों सुनते हैं, वो सभी खुशी खुशी रूट को उनके सफर में ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाते हैं। रूट उन्हें सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बुढ़ा आ जाता है जो इन्हें कुरास तक लेकर जाएगा अपनी घोड़ा गाड़ी में। अब इसके बाद ये सभी रूट से उसका नाम पूछते हैं और रूट उन्हें अपना नाम बता देता है। अब इसके बाद ये सभी घोड़ा गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ रूट सोच रहा था कि मैं इन सभी को अपनी रैंक नहीं बता पाया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन सभी को ट्रिक किया हो, लेकिन मैं आखिर अब क्या ही कर सकता हूँ। कुरास पहुँचने तक मैं इस घोड़ा गाड़ी की हिफाजत करूंगा। अब इसके बाद ये सभी रात में खाना खाने को रुकते हैं और उसके बाद बड़े आराम से सोते भी हैं। अपने रास्ते में आने वाले छोटे छोटे जानवरों को मारते भी हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। अब ऐसे ही ये लोग रात में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चारों ओर काफी ज्यादा धुंध फैल रही थी। ये बुढ़ा यहाँ पर रूट से पूछता है कि क्या यहाँ पर हमें रुकना चाहिए। रूट बोलता है कि नहीं, हमें जल्द से जल्द कुरास पहुँचना होगा। और वो अपने मन में बोलता है कि जब तक हम लोग कुरास नहीं पहुँचते, मुझे हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखनी होगी ताकि कोई हम पर हमला ना कर दे। और तभी रूट को कुछ महसूस होता है, इसी वजह से वो घोड़ा गाड़ी रोकने को बोलता है। ये लड़का पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, सामने कोई मॉन्स्टर है। रूट बोलता है कि ये बैंडेट्स भी हो सकते हैं, इसी वजह से यहीं पर रहना। और अब रूट ये चेक करने के लिए जाता है कि उनके सामने कौन है। धुंध में हमें एक परछाई दिखाई देती है और इसके बाद जैसे ही धुंध हटती है, रात की चांदनी में रूट को एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा प्यारी थी। और इस लड़की के अलावा रूट को यहाँ पर और कोई सेंस नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई जाल नहीं है। इसके बाद रूट उस लड़की से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी। सो रूट बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, क्या तुम खड़ी हो सकती हो। लेकिन तभी हवा का एक झोंका चलता है, जिससे रूट समझ जाता है कि ये लड़की इस एक फटे हुए कपड़े के अलावा कुछ और नहीं पहने हुए हैं। लेकिन तभी रूट को इस लड़की के सीने में एक मैजिक स्टोन दिखाई देता है और इससे पहले कि रूट कुछ और सोच पाता, वो देखता है कि उनके सामने एक काफी बड़ा फॉरेस्ट स्नेक है और इस वजह से ये सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। रूट उस बच्ची से छुप जाने को बोलता है और तभी ये बुढ़ा बताता है कि इस सांप का जहर बहुत ज्यादा जहरीला होता है और ये सभी बोलते हैं कि हम इसे नहीं हरा पाएंगे, हम यहाँ पर मरने वाले हैं। और अगले ही पल में ये फॉरेस्ट स्नेक उन पर हमला करने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी रूट बोलता है कि मेरी तरफ देखो फॉरेस्ट स्नेक, और वो अपनी स्किल का यूज करके इस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। और इसके बाद ये फॉरेस्ट स्नेक अपने पॉइजन से रूट पर हमला करता है, लेकिन रूट अपनी शील्ड की वजह से बच जाता है। लेकिन जहर के कुछ छींटे रूट की बॉडी पर पड़ जाते हैं, लेकिन इसका रूट पर कुछ असर नहीं होता क्योंकि रूट की एक स्किल उसे इन सब स्टेटस इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ रूट इन सभी से बोलता है कि मैं इसका ध्यान खींचता हूँ, तुम सभी इस पर हमला करो। लेकिन ये सभी काफी ज्यादा डरे हुए थे और उसी टाइम पर ये फॉरेस्ट स्नेक रूट पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। और यहाँ पर रूट शायद से हारने वाला है, लेकिन तभी वो अपनी बहन के बारे में सोचता है जो उसके बिना बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा। और इसके बाद रूट इन सब से बोलता है कि मेरे पास इस वक्त मेरी तलवार नहीं है, इसी वजह से तुम सबको इसे खत्म करना होगा, हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। और इसके बाद ये तीनों भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी रूट इस फॉरेस्ट स्नेक के एक हमले से बचते हुए बोलता है कि मैं इसके सभी हमलों से तुम सभी को बचाऊंगा, इसी वजह से एक साथ इस पर हमला करो। अब रूट की बातें सुनकर इन सभी में जोश आ जाता है और ये सभी एक साथ इस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, जिस वजह से इस मॉन्स्टर को थोड़ा डैमेज लगता है। लेकिन तभी ये बुढ़ा उस फॉरेस्ट स्नेक को देखकर बोलता है कि ये अपना जानलेवा हमला करने वाला है। और वो फॉरेस्ट स्नेक ये हमला करता है रूट के ऊपर। रूट उसके हमले को देखकर पीछे नहीं हटता, बल्कि वो अपनी शील्ड को आगे लगाकर उसके जानलेवा हमले का सामना करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रूट उस फॉरेस्ट स्नेक के जानलेवा हमले को झेल जाता है। और इसके बाद ये तीनों एक साथ इस फॉरेस्ट स्नेक पर अपने अपने पावरफुल अटैक से हमला करते हैं और इसके बाद ये फॉरेस्ट स्नेक मारा जाता है। इन सभी ने एक साथ मिलकर एक इतने बड़े फॉरेस्ट स्नेक को हरा दिया है। और इसके बाद ये सभी बोलते हैं कि हम इसे आपकी मदद से हरा पाए हैं मिस्टर रूट। रूट बोलता है कि हम इसे इसी वजह से हरा पाए हैं क्योंकि हम सभी ने अपना अपना काम अच्छे से किया। इसके बाद रूट बोलता है कि तुम तीनों इस मॉन्स्टर को काट पीट लो, मैं उस लड़की से मिलकर आता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की काफी ज्यादा सहमी हुई थी। रूट उसके पास आकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो बताती है कि हाँ। इसके बाद रूट पूछता है कि तुम उस मॉन्स्टर से भाग रही थी, है ना? वैसे अब तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम कहीं जाने वाली हो? वो लड़की बताती है कि मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। सो अब रूट पूछता है तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मैं अपने होम टाउन एवांसिया जा रहा हूँ। सो वो लड़की जाने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाती है और उसके बाद वो रूट का हाथ थाम लेती है। लेकिन इसके बाद रूट बोलता है कि तुम इस तरीके के कपड़े पहने हुए तो वहाँ नहीं जा पाओगी,
कि स्लेव ट्रेडर्स इस खतरनाक जंगल में आएंगे ये काफी मुश्किल है, और इसी के साथ ये कॉलर भी नहीं पहने हुए हैं, लेकिन अब से मैं इसका ख्याल रखूंगा। अब इसके बाद अगले सीन में रूड इन सभी को अलविदा कहता है क्योंकि उसकी मंजिल आ चुकी है। अब इसके बाद रूड इस बच्ची के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी ये तीनों इसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि मिस्टर रूड, क्या आप किसी पार्टी में हैं अभी? रूड बोलता है नहीं। सो अब ये तीनों रूड से बोलते हैं कि क्या वो इन तीनों को ज्वाइन कर सकता है, उन्हें उसकी जरूरत है कि मिस्टर रूड, क्या आप किसी पार्टी में हैं अभी? रूड बोलता है नहीं। सो अब ये तीनों रूड से बोलते हैं कि क्या वो इन तीनों को ज्वाइन कर सकता है, उन्हें उसकी जरूरत है। रूड उनसे बोलता है मैं तुम सभी के ऑफर की इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे सीक्रेट ट्रेजर ढूंढना है जो मेरी एक ख्वाहिश को पूरा कर सके, और उसकी एक एबिलिटी ये भी है कि वो होमनक्यूली को क्रिएट कर सकते हैं। और तभी ये तीनों बोलते हैं कि होमनक्यूली कितने ज्यादा अजीब होते हैं, वो एक्सप्रेशन लेस होते हैं और बस अपना काम करते रहते हैं अजीब तरीके से, वो काफी ज्यादा डरावने होते हैं, और उनकी सीने में एक मैजिक स्टोन भी होता है जो उन्हें हम इंसानों से अलग करता है। अब उनकी ये सारी बातें सुनकर ये लड़की काफी परेशान हो जाती है। सो तभी रूड बोलता है कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि मैं आप सभी के साथ नहीं चल पाऊंगा, तो मुझे माफ कीजिएगा। तो अब इसके बाद ये सभी रूड को अलविदा कहते हैं और रूड भी उन सभी को अलविदा कह के वहाँ से जाने लगता है। अब इनके बाद ऐसे ही ये दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। अब इसी तरीके से एवांसिया की ओर आगे बढ़ते हुए रूड बोलता है कि अभी तक हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया है ना। मैं रूड हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर ये लड़की बोलती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। सो रूड बोलता है कि एक नाम के बिना तुम्हें बुलाना काफी मुश्किल है, और इसके बाद रूड इस बच्ची को एक नाम देता है, लूना। वो लड़की बोलती है लूना। रूड बोलता है कि देखो अगर तुम्हें पसंद ना हो तो तुम बदल सकती हो। वो लड़की बोलती है कि नहीं शुक्रिया। अब इसके बाद रात में वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और यहाँ रूड बताता है कि हम लोग कल तक एवांसिया पहुँच जाएंगे, ठीक है। लेकिन तभी लूना को कुछ महसूस होता है, उसे कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं और अचानक ही वो भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। सो तभी लूना सामने पड़ी हुई चाकू को उठाकर इन तीनों भेड़ियों को खत्म कर देती है, और उसको देखकर रूड सोचता है जैसा मैंने सोचा था, लूना एक इलीगली क्रिएटेड होमनक्यूलस है। इसके पास इच्छा और इमोशंस हैं जो दूसरे होमनक्यूली में नहीं होते, यहाँ तक कि ये लड़ाई भी कर सकती है। नॉर्मली इलीगल होमनक्यूली को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इसकी डरी हुई आंखें मुझे मैनिसिया की याद दिलाती हैं, इसी वजह से मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अब इसके बाद जो लूना होती है वो रूड से माफी मांगती है कि मेरी वजह से कैंप टूट गया। रूड बोलता है कि चिंता मत करो, वैसे तो मुझे ये बताओ कि तुम अगर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुम तो उस फॉरेस्ट स्नेक को आसानी से हरा सकती थी, है ना। लूना पैनिक होते हुए बोलती है कि मैं मैजिक का यूज करने में काफी अच्छी हूँ, लेकिन मेरे पास कोई स्किल नहीं है। सो रूड पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई मैजिक स्किल है? लूना बताती है कि उसके पास एक स्किल है जो मैजिक को एनहेंस करती है। रूड पूछता है और लूना बताती है उसके पास एक सपोर्ट स्किल भी है, आइडेंटिफाई। रूड बोलता है आइडेंटिफाई, लेकिन अगले ही पल में वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आइडेंटिफाई एक काफी ज्यादा रेयर स्किल है और ये स्किल सिर्फ एक ही पर्सन के पास है जो हमारे पड़ोसी राज्य में है। लेकिन मैंने सुना था कि वो कुछ साल पहले गुजर चुके हैं, इसका मतलब तुम इस दुनिया में मौजूद एक लौती ऐसी पर्सन हो जिसके पास ये स्किल है। लेकिन लूना को तो इस बात का पता ही नहीं था कि ये स्किल इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है। अब इसके बाद रूड पूछता है कि लूना क्या तुम मेरी स्किल को आइडेंटिफाई कर सकती हो? लूना बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मेरा यही काम था। इसके बाद लूना रूड का हाथ पकड़ के उसकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करने लगती है और बताती है कि रूड के पास 4 स्किल्स हैं। पहली प्रोवोक, जिससे आप अपने दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। दूसरा हेल्दी बॉडी, इससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है और आप पर किसी भी तरह के स्टेटस इफेक्ट का असर नहीं होता है। इन 2 स्किल्स के बारे में रूड को पहले से ही पता था, लेकिन अपनी बाकी की 2 स्किल्स के बारे में वो नहीं जानता। और अब लूना बताती है कि तीसरी स्किल है लाइफ कन्वर्जन, इससे आप उस ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी शील्ड एब्सॉर्ब करती है। और इससे रूड को समझ आता है कि कुछ स्किल्स आप तब तक एक्टिवेट नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें समझ नहीं पाते। और आप चौथी स्किल के बारे में बताती है लूना, शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस। इस स्किल का यूज करके आप अपनी एब्सॉर्ब हुई शील्ड की पावर को अपने साथियों को भी दे सकते हो, जिससे आपके साथियों की टफनेस और आपकी टफनेस काफी इंक्रीज हो जाएगी। सो तभी रूड पूछता है तो इसका मतलब है कि मैं अपने साथियों के हमलों को खुद पर ले सकता हूँ? लूना बोलती है कि आपने सही समझा। तो अब रूड को एहसास होता है कि वो अपने साथियों पर होने वाले डैमेज को खुद पर ले रहा था, क्योंकि वो अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी शील्ड का इस्तेमाल कर रहा था। और इसके बाद रूड हंसते हुए बोलता है कि मैं अपनी अननोन स्किल्स को लेकर काफी लंबे टाइम से काफी परेशान था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ये स्किल्स इतनी अच्छी होंगी। लूना, इन सब के लिए शुक्रिया। अब इसके बाद अगली सुबह ये लोग चलते हुए एवेंसिया टाउन तक पहुंच जाते हैं और आखिर में रूड हमसे बोलता है कि मेरी अननोन स्किल्स की वजह से मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन मेरे पास ऐसी स्किल्स हैं जिनसे मैं अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और अब
मैं अपना सर उठाकर अपने घर वापस आ रहा हूँ एवेंसिया, जहाँ पर मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। और इसी नई सुबह के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूड लूना के साथ एवेंसिया आ चुका था। एवेंसिया एक बहुत ही प्यारा गाँव होता है, लेकिन अगले ही पल में एक लड़की आकर रूड के सीने से लग जाती है। तभी एक और लड़की आकर रूड से कहती है, ओह तो आज तुम वापस आ ही गए रूड। जिसके बाद वो रूड के ऊपर से इस दूसरी लड़की को हटाती है। और दोस्तों, इस छोटी लड़की का नाम मिलेना है। रूड पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मिलेना बताती है कि वो एक हथौड़ा खरीदने आई है और फीले पेट्रोलिंग कर रही है। और दोस्तों, हमें ये भी पता चलता है कि जब रूड अपनी बहन के पास नहीं होता तब फीले और मिलेना रूड की बहन का काफी ख्याल रखती हैं। तभी मिलेना पूछती है कि ये छोटी लड़की कौन है? वो बताता है कि इसका नाम लूना है। जब मैं आ रहा था तो मेरी इससे मुलाकात हुई। इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। जिसके बाद मिलेना लूना से हेलो हाई करके उसे अपना नाम बताती है। फीले भी उसे अपना नाम बताकर कहती है कि मैं टाउन की सेना की सब लीडर हूँ। लेकिन दोस्तों, फीले बहुत ज्यादा शर्मीली है और यहाँ इतने अच्छे लोगों को देख लूना बहुत खुश होती है। जिसके बाद रूड अपने घर पर आता है। घर पर आते ही उसे खाने की खुशबू आती है। वो देखता है कि टेबल पर उसी के पसंद का सारा खाना रखा हुआ है। और तभी उसके सामने आती है उसकी बहन मैनीसिया। वेलकम बैक भैया, वैसे आपके साथ ये कौन है? रूड यहाँ पल भर के लिए बावरा हो जाता है और फिर वो उसे लूना के बारे में बताता है कि वो उसे मिली और फिर क्या क्या हुआ। और यहाँ रूड को अपनी बहन बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। जिसके बाद मैनीसिया कहती है, भैया आप इतने लंबे सफर से आए हैं, काफी थक गए होंगे, चलिए खाना खा लीजिए जब तक मैं आपकी पसंद का और भी खाना बनाती हूँ। रूड कहता है कि तुम्हें इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैनीसिया उसकी बात नहीं मानती। सो रूड कहता है, चलो ठीक है, अब हम एक साथ खाना बनाते हैं। पर तभी लूना रूड से मैनीसिया की हिलती हुई पोनी टेल के बारे में पूछती है। सो रूड बताता है कि मैनीसिया के बाल उसके इमोशंस के अकॉर्डिंग हिलते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, मैनीसिया के पास एक ऐसी स्किल है जो उसे इंट्यूशन देती है। जैसे रूड के आने से पहले ही मैनीसिया को पता चल गया कि रूड आ रहा है। जिसके बाद रूड कहता है, तुमने आज मेरी पसंद का खाना बनाया है। ओह मेरी प्यारी बहना। मैनीसिया कहती है, भैया आप भी मेरी मदद कीजिए। जिसके बाद ये सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, लूना को सही से चम्मच पकड़ना नहीं आता, क्योंकि गुलामों को सही तौर तरीके थोड़ी सिखाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मैनीसिया लूना को सही से चम्मच पकड़ना सिखाती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। और ये बात सुन लूना खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रूड और मैनीसिया लूना को काफी सारी चीजें सिखाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद लूना इनके लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। और लूना के हाथ का बना खाना रूड को बिल्कुल मैनीसिया के हाथ के बने खाने के जैसा ही लगता है। खाना खाने के बाद लूना कहती है, भैया क्यों ना आज के दिन हम लूना को टाउन में घुमाएं? रूड कहता है, हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन ये बात सुन बेचारी लूना घबराने लगती है। जिसके बाद मैनीसिया लूना के लिए एक ड्रेस लेकर आती है, लेकिन इस ड्रेस को पहनना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैनीसिया लूना को ये ड्रेस पहनाने की कोशिश करती है। लेकिन लूना ये कहकर उस ड्रेस को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है कि वो खुद इसे पहन लेगी। और रूड तुरंत समझ जाता है कि लूना ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैनीसिया को उसकी छाती में लगा वो मैजिक स्टोन दिख जाए। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस टाउन में कोई गिल्ड नहीं है, ना ही कोई चर्च, और यहाँ सिर्फ एक ब्लैकस्मिथ और एक अपोथेकेरी है। और यही सब रूड लूना को इस टाउन के बारे में बता रहा था। पर तभी वहाँ एक अंकल आ जाते हैं जो कि दोस्तों मिलेना के पिता हैं। वो रूड से कहते हैं, तो भाई कब बना रहे हो मुझे दादा? रूड कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मिस्टर राइसल। जिसके बाद रूड इन्हें बताता है कि उससे उसकी मैजिक स्वॉर्ड ले ली गई है। तो अब मिस्टर राइसल रूड के लिए एक नया हथियार बनाएंगे, क्योंकि ये इस गाँव के इकलौते ब्लैकस्मिथ हैं। अब इसके बाद रूड यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वो कहते हैं, हे तुम इन मोहतरमा को मॉन्स्टर्स फार्म दिखाने ले जाओ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स वेजिटेबल्स वो प्लांट्स होते हैं जो मॉन्स्टर्स के ऊपर ग्रो होते हैं और इन्हें उगने के लिए सिर्फ माना की जरूरत होती है। तभी वहाँ एक बच्चा आकर कहता है, मिस्टर रूड आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं? रूड कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरी ट्रैवलिंग कंपेनियन है। साथ ही दोस्तों, फीले ने इन बच्चों को बताया है कि रूड ने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, क्योंकि उसे अपनी बहन के अलावा कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। पर तभी एक दादी आकर इन बच्चों पर गुस्सा करती हैं। लेकिन गुस्से की यह आवाज़ें सुन लूना को अपना दर्दनाक पास्ट याद आता है और वही याद कर लूना घबराने लगती है। पर लूना को देख दादी जी कहती हैं, ओह तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? रूड कहता है, नहीं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि दादी जी इस टाउन की एकलौती अपोथेकेरी हैं, डॉक्टर कह सकते हो, और यही मैनीसिया का इलाज भी कर रही हैं। पर उनसे बात करते हुए लूना रूड के पीछे छिप जाती है और फिर दादी जी कहती हैं, काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाती, लेकिन अब मेरी दवाइयों का उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा। रूड कहता है, ऐसा मत बोलिए, आप पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं।
जिसके बाद दादी लूना से कहती हैं, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मेरी दुकान पर जरूर आना, और मैं बस कुछ स्पिनच को हार्वेस्ट करने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? तभी रूट की ओर कुछ लोग आते हुए कहते हैं, ओह तो आखिरकार तुमने गर्लफ्रेंड बना ली क्या? यार सभी को एक ही गलतफहमी हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूना दादी के साथ इन स्पिनच को तोड़ती है, लेकिन बेचारे इन सोल्जर्स को वो मॉन्स्टर्स प्लांट पकड़ लेते हैं। लेकिन लूना यहाँ ये काम करके काफी खुश होती है। अब घर आते वक्त रूट कहता है, माफ करना, हर कोई तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड समझ रहा था। इस छोटे से टाउन में लोग एक दूसरे के रोमांस के ऊपर काफी नजरें रखते हैं, लेकिन सच कहूँ तो तुम बहुत प्यारी हो। अरे वो मेरे कहने का मतलब गलत मत समझना, वैसे ये ताज़ा फल कैसे हैं? लूना एक फल को खाकर कहती है, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। जिसके बाद रूट पूछता है, हमारा ये गांव काफी छोटा है, लेकिन हाँ यहाँ के लोग एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। वैसे तुम्हें हमारा गांव कैसा लगा लूना? लूना सब कुछ याद करते हुए कहती है कि इस गांव के सभी लोग बहुत प्यारे हैं और काश मैं इस गांव में हमेशा हमेशा के लिए रह पाती। और अगले ही पल में लूना रूट का हाथ अपने सीने पर रखकर कहती है, आप जानते हैं ना कि मेरी चेस्ट पर एक मैजिक स्टोन है। मैं एक इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ब्रंकल्स राज्य के बगल में मौजूद राज्य में पैदा हुई एक होमनक्यूलस हूँ। मुझे लगा अगर मैं आपको ये बता दूंगी तो आप मुझे मार देंगे, लेकिन आपने मुझे बचाया था। मैं आपसे अब और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती। सो रूट कहता है, मुझे पहले से पता था कि तुम एक होमनक्यूलस हो। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तब मैंने तुम्हारा मैजिक स्टोन देख लिया था। लूना पूछती है, तो फिर आपने मेरी मदद क्यों की? रूट बताता है, इस टाउन में आने से पहले मैं और मैनीसिया कचरे के ढेर के पास रहा करते, और उस वक्त मैंने अपनी बहन की आंखों में जो दर्द देखा वही दर्द मुझे तुम्हारी आंखों में दिखा, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। और अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम किस तरह अपनी जिंदगी जीना चाहोगी, एक इंसान बनकर या एक होमनक्यूलस बनकर? लूना कहती है, पर मैं एक होमनक्यूली हूँ। रूट कहता है, किसने कहा कि होमनक्यूली इंसानों की तरह नहीं जी सकते? और तुम जानती हो मैं मैनीसिया के इलाज के लिए एक ऐसी चीज की तलाश कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे ये तक नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कहीं भी एक दूसरे से अलग हैं। तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? अब ये बातें सुन लूना रूट को देख कहती है, मैं एक इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। रूट कहता है, तो फिर ये एक नई शुरुआत होगी लूना। वो कहती है, हाँ ठीक है मास्टर। और रूट कहता है, अरे मुझे मास्टर मत बुलाओ। अब घर पर आकर लूना मैनीसिया से कहती है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मैं एक होमनक्यूलस हूँ। जो बात सुन मैनीसिया कहती है, मुझे लग ही रहा था कि तुम थोड़ी अलग हो, लेकिन फिर भी क्या तुम मेरी दोस्त बनी रहोगी? ये बात सुन लूना खुशी के मारे मैनीसिया के गले लग जाती है। जिसके बाद मैनीसिया मन में कहती है, भैया आप ये बात पहले से जानते थे ना, और इसीलिए आपने लूना की मदद की। आप हमेशा जरूरतमंद की मदद करते हैं, सच में आप मेरे बहुत प्यारे भाई हो। अगले सीन में हमें एक बड़ा मैंशन दिखाया जाता है और यहाँ साफ सफाई हो रही थी। इस साफ सफाई में मदद के लिए लूना और रूट भी आए हुए थे। तभी मैनीसिया इन सभी के लिए चाय लेकर आती है और मैनीसिया के हाथ की बनी चाय पीने के लिए सभी उसकी ओर दौड़ कर आते हैं। तभी लूना भी नोटिस करती है कि रूट वहां से गायब होकर चाय के लिए दौड़ चुका था। और फिर चाय पीने के बाद रूट कहता है, तुम्हारे हाथ की बनी चाय में तो जादू है मैनीसिया। तभी वहां मौजूद फीले कहती है, तुम्हें मैनीसिया जैसी बहन मिली, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। पर तभी रूट कहता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है मैनीसिया? सो वो कहती है, मेरे हमेशा बीमार रहने से आपको बहुत दिक्कत होती है भैया। रूट कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम और दिक्कत? अरे तुम मेरी प्यारी बहना हो। पर इसके बाद रूट कहता है, क्यों ना हम सभी एक मुकाबला करें। सबसे पहले रूट का सामना करने आती है फीले, और रूट यहाँ मुकाबला इसीलिए करना चाहता है ताकि वो अपनी नई स्किल्स को चेक कर सके। और इनका मैच देखने के लिए सब लोग वहाँ मौजूद थे। अब पहले हमला करने के लिए फीले आगे बढ़ती है। रूट अपनी शील्ड से उसके हमले को रोकता है, लेकिन फीले लगातार उसके ऊपर हमले करती रहती है। जिसके बाद मैनीसिया लूना को बताती है कि हमारे गांव में फीले और मेरे भाई ही सबसे ज्यादा होनहार फाइटर हैं, यहाँ तक कि उनकी स्किल्स शहर के एडवेंचरर्स तक को टक्कर देती हैं। तभी कुछ लोग फीले को चीयर करके कहते हैं, रूट को हरा दो फीले। जो देख लूना और मैनीसिया रूट को चीयर करते हैं, लेकिन यहाँ पल भर के लिए रूट का ध्यान भटक जाता है और मैनीसिया अब उस पर जो हमला करती है उससे रूट को डैमेज भी पहुंचता है। लेकिन इसके बाद जब मैनीसिया अगला हमला करने के लिए आती है तब रूट अपनी शील्ड की पावर का यूज करता है और फीले को इस बार काफी दूर फेंक देता है और रूट के इस हमले से फीले हार जाती है। वहाँ मौजूद लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि रूट पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। जिसके बाद फीले पूछती है, तुमने अभी अभी मुझ पर वो कौन सा हमला किया? रूट बताता है कि वो लाइफ कन्वर्जन था, उसके जरिए मेरी शील्ड पर जो पावर लगती है मैं उसे डेप्लेट कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं इसका यूज अभी ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। फीले कहती है, लेकिन अब तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। रूट अपने मन में कहता है, अब तक
मैं एक टैंक बनकर बस दूसरों को हमलों से बचा रहा था, लेकिन अब लाइफ कन्वर्जन की मदद से मैं हमले भी कर सकता हूँ। और दोस्तों, क्योंकि फीली हार चुकी है, इसीलिए अब रूट का मुकाबला करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। सभी वहाँ से खिसकने लगते हैं। यहाँ लूना कहती है कि मास्टर कितने अमेजिंग हैं, लेकिन यही देख मैनेसिया मन में कहती है मैं अपने भाई के मुकाबले में कुछ नहीं हूँ। दोस्तों, बचपन में मैनेसिया को देख सभी लोग यही कहते कि इस बच्ची को एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, इसीलिए इसके माता पिता ने इसे छोड़ दिया और वो इसके भाई को जबरदस्ती यहाँ से खींच कर ले गए। और देखकर लगता नहीं कि ये ज्यादा लंबे वक्त तक जी पाएगी, लेकिन तभी वहाँ रूट आकर अपनी बहन को सीने से लगा लेता है और बस यही ख्वाब देखते हुए मैनेसिया की आंख खुल जाती है और फिर वो याद करने लगती है कि जब भी उसे मदद की जरूरत पड़ती उसका भाई हमेशा उसके लिए आता। लेकिन शायद मैं अपने भाई पर बोझ बन रही हूँ। अगर मैं ना होती तब वो अपनी जिंदगी और बेहतर तरीके से जी पाते और ज्यादा खुश होकर जी पाते। और दोस्तों, मैनेसिया के इसी बात को सोचते हुए ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। ऐसे ही मजेदार एनिमे देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में।